हेडिंग लिखिए VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कोवेलेंट बॉन्डिंग, सॉरी VBT फॉर कोवेलेंट बॉन्ड इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। VBT फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। भाई याद करो, अगर कभी आपको पढ़े हुए VBT तो आपने बहुत ही प्यार से उसमें पहला हेडिंग पढ़ा था ओवरलैपिंग, और उसमें अपने 7 या 8 एग्जाम्पल पढ़े थे ओवरलैपिंग में। याद है कुछ? S, फिर S के बाद PX, फिर S के बाद PY, फिर S के बाद PZ, फिर PX, PY, PZ, PX, PY, PZ। जब दो प्लेन, हाँ वो तो सब पॉसिबल नहीं थे, तो उससे हम लोग मेनली यही तो पता करते थे कि किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ठीक वही बात यहाँ भी पढ़ेंगे। आपने लिखा भी था कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो डायरेक्शनल इन नेचर होता है। जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो डायरेक्शनल इन नेचर होता है, जबकि प्राइमरी वैलेंसी आपका नॉन डायरेक्शनल होता है। सेकेंडरी वैलेंसी जो आपका है वो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा के बारे में बताता है, जबकि प्राइमरी वैलेंसी नहीं बताता है। सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है, प्राइमरी वैलेंसी में या मे नॉट बी। सेकेंडरी वैलेंसी में और मे नॉट बी फिक्स्ड, मतलब प्राइमरी जो वैलेंसी है वो चेंज हो सकती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है। ये भी सही है। तो बता दे उसी प्राइमरी वैलेंसी आपका ऑक्सीडेशन नंबर बताती है, और सेकेंडरी वैलेंसी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर बताती है। ये समझ पा रहे हैं आप कि प्राइमरी वैलेंसी आपका ऑक्सीडेशन नंबर, जो सेकेंडरी वैलेंसी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो ज्योमेट्री भी आपका बताती है, लेकिन प्राइमरी वैलेंसी ज्योमेट्री नहीं बताती है। जो प्राइमरी वैलेंसी है वो एनायंस के द्वारा बैलेंस होती है। एनायंस, जैसे कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एनायंस के द्वारा बैलेंस होगा, लेकिन अगर सेकेंडरी वैलेंसी है तो लिगेंड के द्वारा होता है। तो या तो लिगेंड आपका न्यूट्रल होगा या तो आपका निगेटिव लिगेंड होगा, लेकिन पॉजिटिव बहुत कम होता है। एनसीईआरटी में सिर्फ 2 को ही लिखा है। ये समझ पा रहे हैं? अब लिखिए हेडिंग, इसमें लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। देखो इस VBT में पहले आपको बता दे रहे हैं 2 कंडीशन चलेगा। जानते हैं आप लोग क्या? या तो रूम खाली करिए या तो रूम खाली मत करिए। नहीं समझ पा रहे? अगर कोई मकान मालिक कमजोर है तब रूम खाली मत करिए, लेकिन अगर कोई दबंग है तब रूम खाली। फिर कंडीशंस है, अगर कोई दबंग है, बहुत बड़ा दबंग है, फिर भी कंडीशंस है। अगर आप खाली कराओगे कुछ मौका देना पड़ेगा, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 2 दिन 4 दिन। क्यों मैडम गलत बोल रहे हैं? भाई अगर आप बहुत बड़े भी अगर दबंग हो तो आपको कुछ मौका देना पड़ेगा कि सर कुछ टाइम दीजिए, हम दूसरा मकान खोजेंगे तब तो शिफ्ट होंगे, रोड पे तो जाएंगे नहीं। ये तो कोर्ट का आदेश है। तो 50 में यही पढ़ना है, कब मकान खाली कराएंगे या कब खाली नहीं कराएंगे, या कब मौका देंगे या कब मौका नहीं देंगे। कभी कभी ऐसा भी कंडीशन आएगा तुम चाहते हुए भी खाली नहीं करा पाओगे, चाहते हुए भी। कभी कभी कंडीशन ऐसा आएगा कि न चाहते हुए भी आप खाली करा देंगे। अब सोचिए, ये बहुत कठिन वर्ड है। जो 50 पढ़ने जा रहे हैं मैडम, एकदम इसी लाइन पे पढ़ेंगे कि या तो अगर कमजोर है तो नहीं खाली कराएगा, यदि दबंग है तो या तो टाइम देगा या तो नहीं देगा, दोनों बात हो सकती है। अब जब पुलिस वाले आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं बेचारे, बर्तन पे इधर फेंकते हैं, बड़े बड़े सामान को उठा के फटक देते हैं, कहते मत खाली करो घर, सामान ही वो बाहर निकाल देते हैं, वैसे ही घर खाली हो जाता है। जो बस्ता मुर्गी उर्गी उसको थाने लेके चले जाते हैं। ये करे कहाँ मुर्गी उसमें होता है घर। भाई पहले घरों में होता था, ऐसी बात नहीं है।
जानवर को लोग साथ लेके चले जाते थे अपना, फिर घर में जाके अपना ले होकर के आते थे। चलिए लिखिए तो इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, हेडिंग क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मैडम देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू, अब जो घर खाली कराने का काम है, जो काम है वो लिगेंड का काम होगा। किसका काम? और जो घर का मालिक है वो सेंट्रल मेटल एटम होगा। कौन होगा? मालिक को खाली कराएगा। हम क्या बोले? खाली कराएगा। तो मालिक का नाम कौन क्या हो गया? लिगेंड। घर का नाम हो गया सेंट्रल मेटल एटम। भाई घर में कमरा खाली होता है कि मालिक में कमरा खाली होता है? भाई मालिक का मन करेगा तो किराएदार आ सकते हैं, नहीं मन करेगा तो जा सकते हैं। तो मकान मालिक को समझिए किराएदार हो गया, लिगेंड हो गया। घर को क्या समझिए? सेंट्रल मेटल एटम। तो लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, सेंट्रल मेटल आयंस CMI अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड, सेंट्रल मेटल आयंस अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड। इसका हिंदी में समझ पा रहे हो? मतलब लिगेंड के प्रभाव में या लिगेंड की उपस्थिति में जो भी होगा, इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड में यूज्ड N-1 D कामा NS कामा NP। According to this theory, central metal ions under influence of ligand may use N-1D या NS या NP ऑर्बिटल, NP ऑर्बिटल। फिर ऐसे कर दीजिएगा, या NS फुल स्टॉप, NP फुल स्टॉप, ND फॉर। अगर जिसको समझ नहीं आ रहा होगा गुस्सा मत होइएगा। फॉर हाइब्रिडाइजेशन, फॉर हाइब्रिडाइजेशन, टू yield equivalence hybrid orbital, to yield equivalent hybrid orbitals, equivalent hybrid orbitals which have definite geometry, which have definite geometry, फुल स्टॉप। ऐसे लिख लीजिएगा, OH से क्या होगा? अरे मेरे ऊपर लिखो, OH ऑक्टाहेड्रल, ऐसे लिखिएगा। TH टेट्राहेड्रल, SQ स्क्वायर प्लैनर, PY पिरामिडल, TBP ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। लास्ट में लिख लीजिएगा LI लीनियर। बस इतना ही लिखना है आपको। According to this theory, central metal atom under influence of ligand may use स्क्वायर पिरामिड क्या है? स्क्वायर पिरामिडल, सिर्फ पिरामिडल। वो स्क्वायर प्लैनर है मैडम, स्क्वायर प्लैनर
इतना ही लिखिएगा, ज्यादा मत लिखिए, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो वही कह रहा है कि जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है, इधर से देखो आप, या तो n-1 d यूज करेगा NsNp ऑर्बिटल, या Ns Np। और अगर जो लोग ना समझ पा रहे हो इधर देखो, अगर हम इसकी वैल्यू 4 मान लें, क्या मान लें सर, तो ये क्या आ जाएगा, ये 4s हुआ, ये 4p होगा, तो ये क्या होगा 3d हुआ कि नहीं, तो d पहले आया कि नहीं, तो करें गुस्सा मत दिलाओ, ये क्या लिखा है, तो इसको भी 4 मान लीजिए, ये क्या हो गया, अगर d पहले भरेगा देखिए यहाँ पे, तो या तो आपका अगर क्वांटम नंबर 4 है, कितना, ये मिटा सकते हैं क्या, तो या तो आपका sp3 होता है, या अगर d में जाएगा इलेक्ट्रॉन तो dsp2 होगा। ऐसे समझ पा रहे सर भाई, अगर मान लीजिए इसमें जाएगा तो dsp2 हो गया, या अगर इधर आएगा तो sp3 हो गया, भाई 4 ही ना है, जब एक अगर d में चला गया तो 3 ही ना और बचा, जब 3 बचा तो एक s का लेंगे और 2 p का लेंगे, लेकिन अगर पहला s में जा रहा है तो 3 p लेंगे। इसी तरह से अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, D2 sp3 या sp3, क्या ऐसा कहीं आप लोगों ने नाम सुना है भविष्य में आज तक, भाई फिर से देखो, इसका मतलब सिर्फ इतना ही है सर कि या तो किसी एग्जाम्पल में अगर ये वाला यूज करोगे आप तो क्या आएगा, अगर क्वांटम नंबर 4 है तो dsp2 आएगा, अगर 6 होगा तो D2 sp3 आएगा, अगर ये वाला यूज करोगे, अगर 4 है तो एक s 3 p लेना होगा, अच्छा होगा तो एक s 3 p 2 d लेना होगा। नहीं समझ पा रहे, गुस्सा मत होइए, आराम से देख लीजिए, नहीं समझ आ रहा अभी फिर समझा रहे हैं, अभी पर्सन भी कोई आवश्यकता, अब फिर लिखिए, पहला हेडिंग लिखिए उसमें वीक फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड ऐसे लिखिएगा, नंबर 1 डाल के, वीक फील्ड लिगेंड WFL, वीक फील्ड लिगेंड्स। अच्छा हम ये मिटा सकते हैं क्या, इसमें देखो आपको क्या लिखना है, फिर से लिखिए इसमें, they have no effect on, they have no effect on, they have no effect on electronic configuration, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप लोग इसी लिख लीजिएगा, ऑफ सेंट्रल मेटल आयंस, दे हैव नो इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयंस। जैसे आप कभी ऑफिस में जाते हो किसी का फीस कंसेक्शन कराने, कुछ डिस्काउंट कराने, तो 2 ही चीज होता होगा, अगर आपका इफेक्ट पड़ता है तो 500 रुपये कम हो जाता होगा, यदि आपका इफेक्ट नहीं पड़ा तो 500 रुपया कम, ऐसा समझ पाए। अगर आप कमजोर आदमी हो, किसान हो, कोई आपका जान पहचान नहीं है और बड़े इंस्टीट्यूट में आप जाओगे तो वही लिखा हुआ है कि आपका दे हैव नो इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयंस, यानी इस मेटल्स के कॉन्फ़िगरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा कुछ बात हम बता रहे हैं आपको, ये कौन सा देश है, भारत, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडिया। अच्छा इंडिया की सेना क्या है, कमजोर है, बहादुर है, कैसी है, तो इधर देखिए, ये हो गया I- इंडियन सेना,
पहले बहादुर आएगा। इंडियन बहादुर सेना। क्या हुआ ये कहीं हमको नहीं पता। कल से नेट फैलाएगी। नेट फैलाएगी। इंडियन बहादुर सेना कल से नेट फैलाएगी। इंडियन बहादुर सेना कल से नेट फैलाएगी। तो इतना सही है, नेट फैलाएगी। उसके बाद HO माइनस C2O4 माइनस 2, उसके बाद H2। ये किसका ऑर्डर हो गया? वीक फील्ड लिगेंड का। फिर से देखिए, आप लिखना इधर देखिए। इंडियन बहादुर सेना कल से नेट फैलाएगी। हड्डी और पानी, ये OH माइनस है ना, इसको कुछ अपना ट्रिक बना लीजिएगा। हड्डी, ये पता नहीं क्या है। हाँ सर, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जल्दी याद नहीं होता है, इसलिए लोग गुस्सा मत होइएगा। इंडियन बहादुर सेना कल से नेट फैलाएगी। नेट का मतलब NO2 माइनस, उसके बाद HO, ये दूसरा आइडिया लिखिए पहले, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसके लिए जगह छोड़ दीजिए, इसके लिए अरे पहले लिख लीजिए ना, पहले सुन लीजिए। इसके बाद क्या लिखिए? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब हमने कहा कि अगर कोई दबंग आदमी है तो घर खाली करा भी सकता है, नहीं भी करा सकता है। ये डिपेंड करेगा कि अगर उसके यहाँ किराएदार कोई नहीं आया है, उसके यहाँ किराएदार कोई, तो वो खाली नहीं कराएगा, आपसे बोलेगा कि भाई कहीं रूम देख लीजिए। लेकिन जिस दिन कोई किराएदार आ जाएगा उस दिन आपको क्या कर देगा? भगा देगा, मैडम का धक्का मार के भगा देगा। तो लिखे दे है, मैं यही लिख रहा हूं, ठीक है। दे है में, दे है में पेयर, दे है में पेयर। कामा देख लीजिएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ d ऑर्बिटल में है पेयर, कामा देखे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ d ऑर्बिटल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ d ऑर्बिटल, या ओ आर करके लिखेगा, में सिर्फ, या में सिर्फ 4s इलेक्ट्रॉन इंटू 3d ऑर्बिटल, 4s इलेक्ट्रॉन इंटू 3d ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल। if requirement is fulfilled, if requirement is fulfilled, अगर आपकी डिमांड पूरी हो जाएगी तो आप खाली भी करा सकते हो या शिफ्ट भी करा सकते हो। लेकिन कंडीशन देखो फिर से, दे हैव में पेयर, मतलब आप पेयरिंग कर सकते हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ d ऑर्बिटल। तो d ऑर्बिटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हो, या में सिर्फ 4s इलेक्ट्रॉन इंटू 3d ऑर्बिटल इफ रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड। अब इसमें देखो क्या आएगा, नेहरू कॉन्वेंट स्कूल, नेहरू कॉन्वेंट, नेहरू कॉन्वेंट स्कूल, क्या हो गया मतलब, देखिए नेहरू कॉन्वेंट स्कूल ने इडियट अम्मा, देखिए नेहरू कॉन्वेंट स्कूल, मतलब ये लिखिएगा NCS,
नेहरू कॉन्वेंट स्कूल इडियट प्यारी अम्मा। नेहरू कॉन्वेंट स्कूल इडियट प्यारी अम्मा को इंजीनियरिंग डिप्लोमा दिलाई। नेहरू कॉन्वेंट स्कूल ने इडियट प्यारी अम्मा को इंजीनियरिंग में डिप्लोमा दिलाई। फिर आगे लिखेगा परिस्वरनाथ। फिनाइल का नाम सुनिए, बस फिनाइल है PHE। NO2 माइनस CnCO। परिस्वरनाथ, इसका आगे पता नहीं क्या होगा, अभी लिख लीजिए, हम याद दिला दे रहे हैं, ठीक है।